जी, कल आप लोग को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको ने डिस्कस किया था कि अगर इन्फ्लेशन क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया करेंगे। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कभी कोई वर्किंग कैपिटल का पॉइंट एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल देता है तो उसके किस तरह कैश फ्लोज बनाए जाते हैं। आज आपको ने कहा था इसका लास्ट केस जो रह गया वो है टैक्सेशन। मतलब ये पॉइंट करने के बाद आप लोग इसके पास पेपर के क्वेश्चन करने की पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। टैक्स के अंदर कल आपको ने डिस्कस किया था कि टैक्स लगना होता है आपके प्रॉफिट पे, जबकि एनपीवी निकालनी होती है कैश फ्लोज की। एक तरीका तो मैंने आपका था ये है कि आप पहले हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना के नेट प्रॉफिट निकाल लो और उस पर टैक्स लगा लो। जब टैक्स पता चल जाए तो फिर आप कैश फ्लोज बनाओ और वहां पे आउटफ्लो शो करा दो टैक्स को। लेकिन आपको ने कहा था इसमें डुप्लीकेशन करना पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप थोड़ा रैशनली अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुली कैश फ्लोज बना लें तो हम सिंगल वर्किंग के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी वन गो के अंदर इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कैश फ्लोज का ख्याल रखना पड़ता है। तरीका कुछ इस तरह का होता है कि हम पहले जब कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। अब जब मैं इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूं तो क्या फिगर आ जाएगी? प्रॉफिट। उस पर मैं लगा दूंगा टैक्स। अच्छा, अब जब मैंने वर्ड यूज किया था एक्सपेंसेस तो आपको पता है डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होती है, इट मीन मैं उसको भी एक्सपेंसेस में लिख दूंगा। अब जब प्रॉफिट निकला उस पर टैक्स लगा दिया, और ये मैंने प्रॉफिट क्यों फाइंड आउट किया था? टैक्स के लिए। तो अब जब टैक्स लग गया, टैक्स की फिगर मुझे पता चल गई, तो अब मुझे इस प्रॉफिट की जरूरत नहीं रही। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करूंगा कैश फ्लोज में। कैसे? कि वो एक्सपेंसेस जो नॉन कैश थे और मैं माइनस कर चुका हुआ था उनको क्या कर देना चाहिए? ऐड बैक कर देना चाहिए। तो मैं फिर क्या करूंगा, प्रॉफिट के अंदर वापस डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और अब उसके बाद मैं तमाम वो वाले कैश फ्लोज लिख दूंगा जो इनकम या एक्सपेंस तो नहीं थे बट इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे थे, जैसे आपका वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट या मशीनरी की कॉस्ट। ठीक है, फिर हम ये चीजें साथ लिखनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह करके एक ही फ्लो के अंदर पहले प्रॉफिट भी निकल आया, टैक्स भी लग गया और कैश फ्लोज भी बन गए, एनपीवी भी निकल आएगी। तो उसकी जो सूटेबल प्रेजेंटेशन है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, आईकैप ने आपके स्टडी टैक्स में एक अलग ट्रीटमेंट बताई हुई है कि इस तरह कर लो, लेकिन उसमें वो टैक्स डबल कैलकुलेट करता है। तो फिर कैलकुलेशन अगर करनी है केयरफुली है तो फिर ऐसे करें कि एक ही दफा टैक्स लग जाए। तो इसलिए तरीका ये हुआ करेगा, यानी इसका जो फॉर्मेट आप लोग फॉलो किया कीजिएगा उसी तरह ही ईयर्स आ जाएंगे, 0, 1, 2, जितने भी ईयर्स हों। जब आप लोग कैश फ्लोज बना रहे हों तो आपको मैंने कहा सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस वाले लिखिएगा। मसलन आप लोग इधर सेल्स लिख लो। अब सेल्स से तो इनफ्लो होता है ना, उसके बाद मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, इन पे आप लोगों के आउटफ्लोज हो रहे होंगे। इवन डेप्रिसिएशन भी लिख दें। ठीक है, हालांकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है लेकिन वक्ती तौर पे लिखते हैं। अब जब मैं यहां पे आके टोटल करूंगा तो ये क्या चीज आ जाएगी? हाँ जी, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। आपने टैक्स लगाना है ना, तो डेप्रिसिएशन टैक्स का अलाउबल एक्सपेंस होता है। अच्छा, आप लोगों ने अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि टैक्स लगना होता है प्रॉफिट पे और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है इसलिए लिखा जाता है। तो आपसे मैं भी पूछ रहा था कि आप लोगों ने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ लिया या पढ़ रहे होंगे। टैक्स वाले
जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है क्या उसी पे टैक्स लगा देते हैं? नहीं, वो कौन सी वाली डेप्रिसिएशन लेते हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस करनी चाहिए वो इन फैक्ट कौन सी होनी चाहिए? टैक्स वाली डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है, पहली दफा जब पेपर में क्वेश्चन आया था ना, जब ये आई कैप ने इसको कॉस्ट के सिलेबस में डाला था, तो उसने क्या किया था, उसने कहा था टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट है 25%, अकाउंट्स वालों का 20%। अब कई स्टूडेंट जिन्होंने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था उन्होंने क्या किया, पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखी, फिर जैसे टैक्स के अंदर हम करते हैं ना, अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन वापस अब ऐड करो और फिर टैक्स वाली माइनस करो। ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही टैक्स वाली डेप्रिसिएशन माइनस करें। तो इसलिए आपके याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है टैक्स वाली डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने कहा है कि जब हम लोग कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो कैश फ्लोज बनाते हुए ख्याल कीजिएगा कि हमारे ज़हन में ये हमने प्रॉफिट की फिगर निकालनी। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो वाले कैश फ्लोज लिखिएगा जो या इनकम हो या एक्सपेंस हो, और एक्सपेंसेस में मैंने आपको कहा इवन नॉन कैश आइटम हो वो भी लिख दें। तो यही वजह थी मैंने डेप्रिसिएशन लिख दी थी। अब ये जब मैंने सारा इनको नेट किया तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट पे टैक्स लगा सकते हैं, जो भी उसने रेट दिया हो, फर्ज करें 30% दिया हुआ है। कल आप लोगों को मैंने क्या गाइड किया था कि टैक्स के पेमेंट के बारे में साइलेंट हो तो क्या असम्पशन लिया करें कि उसी साल टैक्स पे हो रहा है। अदरवाइज जो एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन दे दे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो अभी मैं ज्यूम कर रहा हूं उसी साल पे हो रहा है। अब ये प्रॉफिट की फिगर मैंने क्यों कैलकुलेट की थी? ये फिगर मालूम करने के लिए ना। अब जब वो मैंने मालूम कर ली, उसको लिख भी लिया, क्या अब इस प्रॉफिट की जरूरत है? नहीं। तो अब इस प्रॉफिट को रिकन्वर्ट करें इन योर कैश। कैसे? ये जो डेप्रिसिएशन में माइनस कर चुका था ना, ये नॉन कैश आइटम थी, इससे कैश तो कम नहीं हुआ। अब आप इसको करें रिवर्स, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। और अब वो वाले कैश फ्लोज भी लिख लें जो आपके इनकम या एक्सपेंस तो नहीं थे बट इस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट थे, जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जब क्रिएट करते थे उस वक्त वो क्या शो होता था? आउटफ्लो। तो मैं ज्यूम करूँ इमीडिएटली क्रिएट कर रहे हैं आउटफ्लो। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था तो उसको क्या शो कराते थे? इनफ्लो। अच्छा, उसके बाद जो आपकी इनिशियल, चले मैं मशीनरी ही लिख देता हूँ। मशीनरी की जो कॉस्ट होती थी, जैसे मशीनरी का आउटफ्लो किस ईयर में आमतौर पे आता था? जीरो में। और जब स्क्रैप के तौर पे रिकवरी होती थी तो लास्ट ईयर में इनफ्लो। ठीक है, अज्यूम करता हूँ बस इसके अलावा और कोई कैश फ्लोज नहीं थे। तो यहां से आपका आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज, फिर आप लिखेंगे फैक्टर एट द रेट, जो भी उसने रेट दिया होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर सारे नॉन कैश आइटम होंगे वापस से यहाँ पे? जी। अच्छा, रिवर्सल जितने भी अगर कोई नॉन कैश हैं आमतौर पे आपके इधर डेप्रिसिएशन ही हुआ करेगी, लेकिन अगर कोई हो रहा हो तो वो भी इसको कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको सम अप करने लगा हूँ कि अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स का पॉइंट आ जाए तो फिर आप लोग थोड़ा केयरफुली कैश फ्लोज बनाया करें। पहले सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस लिखें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ताकि प्रॉफिट की फिगर निकल आए और उस प्रॉफिट पे परसेंटेज लगा के हम टैक्स की वैल्यू डिसाइड कर दें। जब ये काम आप लोग कर जाओगे उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा है कि अब इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दें अपने कैश फ्लोज में। वो इस तरह के जो नॉन कैश आइटम थी वो रिवर्स कर दें, जैसे डेप्रिसिएशन मैंने रिवर्स कर दी।
और अब आपको मैंने कहा वो वाले कैश फ्लोज भी ले लीजिएगा जो इनकम या एक्सपेंस तो नहीं थे लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट थे, जिसकी मेन एग्जांपल आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जब वो सारे लिख लेंगे तो नेट कैश फ्लोज आ जाएगा और बाकी वैसे कर दें। तो इसमें मुझे डुप्लीकेशन नहीं करना पड़ी। ठीक है, अदरवाइज होना क्या था, मैंने सेल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, टैक्स ये प्रॉफिट निकालते वक्त करना था। फिर जब कैश फ्लो बनाने थे फिर मैंने लिखना था सेल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टैक्स, तो डुप्लीकेशन उससे हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम इस तरह का काम कर देते हैं। ठीक है, आईकैप ने आपको ने कहा उसने भी एक लेआउट दिया, वो ये वाला नहीं है, उसने डिफरेंट दिया है, लेकिन उसमें फिर टैक्स की कैलकुलेशन डबल करना पड़ जाती है। तो जब एक ही दफ़ा नेट प्रॉफिट निकाल के एक ही दफ़ा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो क्यों मैं डिफरेंट फिगर्स पे रेट अप्लाई करके करूं। तो उसे हम इस तरह इसको सॉल्व किया करेंगे। अच्छा, अब ज़रा आप लोगों के पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, वो जो आप लोगों का असाइनमेंट थी ना ग्रुप के अंदर, उसी को निकाल लीजिएगा। अच्छा, इसमें स्प्रिंग 2018 वाला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा वालिका लिमिटेड, मिल गया जी। कह रहा वालिका लिमिटेड प्लान टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX विच वुड बी यूज इन हाइब्रिड कार्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। कह रहा आपकी कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है और उससे रिलेटेड आपको ये डेटा दिया जा रहा है। देखिए, अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुल हो गई, नंबर ऑफ ईयर्स तक बेनिफिट, और अगर खुदा न खासा गलत डिसीजन पास हो गया तो नंबर ऑफ ईयर तक ही नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म नेचर की डिसीजन मेकिंग है जिसे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। अच्छा जी, तो आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? कह रहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एस्टिमेटेड एट 50 मिलियन। वैसे कैश फ्लो किस ईयर में आना चाहिए? जीरो में। ठीक है, इनिशियल आउटफ्लो है ना। आगे आपको कह रहे हैं प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ फॉर 4 years एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी 2 लाख यूनिट्स। कह रहे प्लांट की जो लाइफ है ना वो 4 साल है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट बनाने की है, एनुअल कैपेसिटी। आगे आप कह रहे डिमांड फॉर AX फॉर फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 1,80,000 यूनिट which would increase by 10% per annum in year 2 and 3. However, in year 4, demand is expected to decline by 10%. कह रहा है पहले साल यूनिट कितने बिकेंगे? 180,000, और कह रहा है फिर अगले 2 सालों में 10% ग्रोथ आ जाएगी, सेल और बढ़ जाएगी, लेकिन चौथे साल में जाके कह रहा है डिमांड में कमी आ जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रोथ आती है सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पे आती है कंपाउंडिंग पे? कंपाउंडिंग पे। ठीक है, तो ये जरा ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप एक 80 का ही 10% ले लेके करते रहें। आगे कह रहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड 100 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या फॉर्मूला होता था और क्या होता था? सेल्स माइनस वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब बजाय इसके वो मुझे सेल की फिगर बताता, वो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर बताता, यानी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह, उसने कंट्रीब्यूशन बता दिया। तो अगर यूनिट्स को मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है। अब देखिए ना, मैंने सेल को इनफ्लो लिखना था, इन सबको आउटफ्लो लिखना था, उसने इनको नेट करके पहले कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये उसने ना थोड़ी आपकी वर्किंग रिड्यूस कराई है ताकि आप कम वक्त में और सॉल्व कर सकें। आगे कह रहे कि विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। कह रहा है पहले साल के लिए कंट्रीब्यूशन 100 है, लेकिन हर साल ही 5% बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन आना शुरू होगी। तो आपको मैंने कहा था ना, आपके पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसमें सारे पॉइंट वो इकट्ठे डाल देता होता है, तो अभी इन्फ्लेशन का मसला आ गया ये। आगे कह रहे न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड
at company premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. As per term, the rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. कह रहे ये प्लांट कहाँ इंस्टॉल करेंगे? कहते हैं ये उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे जो मैंने किराए पे दी हुई थी। जब ये मैं प्लांट उधर इंस्टॉल करूंगा तो क्या वो जगह किराए पे रहेगी? तो उधर से जो रेंटल इनकम आया करती थी वो अब नहीं आएगी। तो ये मैंने जो नुकसान अपना किया किस वजह से? इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो होगी। अच्छा, वो कहते हैं रेंट मिलता भी एडवांस में था। ठीक है, तो इसका तो ये एडवांस में आपको मिला करता था। अच्छा, इसकी ये जो ईयर 0 का चक्कर डाल देता है ना, अभी आपने थोड़ा सा गौर किया, मैंने मटेरियल का आउटफ्लो कब लिखा था? अगर मैं कहता ना मटेरियल एडवांस में खरीदता हूं तो ये आउटफ्लो कब आना था? अब वो कैश फ्लो 0 का था, एक्सपेंस 0 का नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना था? जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा होता तो मैंने उसको उस ईयर में लिखना था जिस ईयर का एक्सपेंस था, और जब उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना था तो फिर उसको दोबारा ठीक करके लिखना था कि यार ये तो फलां ईयर में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ये मसला आ गया क्योंकि उसने कहा कि वो जो रेंट था वो मुझे एडवांस में मिला करता था। अब वो वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली इनकम थी किस ईयर की? वो ईयर 1 की। तो अब वो टैक्स के निकालते वक्त ना मुझे इसकी एडजस्टमेंट डालनी पड़नी। कई स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहते हैं कि आप कभी लिखते हैं कभी रिवर्स करते हैं। वो एक्चुअली जब प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो वो उस ईयर में लिखा जाएगा जिसकी इनकम एक्सपेंस है, और जब कैश फ्लोज बना रहा हूँ तो वो उसमें लिखा जाएगा जिसमें उसको आना चाहिए। तो ये इसमें फर्क आता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कैश फ्लो बनाते वक्त जरा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये एडवांस में खरीदता है, एरियर में खरीदता है। आगे देखिएगा, कह रहा है वर्किंग कैपिटल 10 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की पहले उसने फिगर बताई और उसका कह रहा है हर साल इसमें 10% इंक्रीज करते जाना। अच्छा, उसके बाद आपको कहते हैं न्यू प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स डेप्शन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। कह रहा है टैक्स वाले भी 25% इसको लेंगे, और कह रहा है द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। और कह रहा है एंड पे प्लांट उतने का ही बिकेगा जितनी इसकी बुक वैल्यू है, मतलब नो गेन नो लॉस। तो इसका मतलब जितने का बिकेगा वो इनफ्लो तो आना चाहिए ना। और लास्ट में आपको कहते हैं रेजिडुअल, सॉरी ये तो गया, कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, टैक्स एट द रेट 30% एंड इज पेड इन द ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेज। जिस साल का टैक्स है उसी साल पे करना। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कह रहे हैं एनपीवी भी निकालो और एडवाइस करो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। और कह रहे हैं assume that except stated otherwise all cash flow rise at the end of the year। ठीक है, कह रहे जिस किसी का मैंने कह दिया ना शुरू में वो एक अलग बात है, वरना सारे एंड पे लेना। तो ये उसने क्वेश्चन दिया है, एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, 17 नंबर का आया हुआ है। इसको हम करके देखते हैं। जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो देखिए मुझे डेप्रिसिएशन की फिगर चाहिए।
ठीक है। अब डेप्शन की फिगर क्यों चाहिए? अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो भी चाहिए, और जब कैश फ्लो बना रहा हूँ स्क्रैप कितना मिला वो भी फिगर चाहिए। तो इसलिए आसान तरीका होता है पहले डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दिया करें। ठीक है, तो अब ये मैं उस तरीके से कर रहा हूं जिस तरह का क्वेश्चन आप फिर पेपर में किया करें, ताकि कम वक्त में क्वेश्चन मैनेज हो जाए। जी, तो अब मैं इसकी वर्किंग के अंदर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है स्प्रिंग 2018 का। जी, जब आप लोगों ने एसेट खरीदा, कहते हैं क्या कॉस्ट थी इसकी? 50 मिलियन। फर्स्ट ईयर जब आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे 25%। कॉस्ट 50 नहीं है, 50 है ना पहले पॉइंट। 12.5 तो आ गया 37.5। सेकेंड ईयर जब डेप्रिशिएट करेंगे, रिटर्न डाउन था ना, तो अब किसका लेंगे 25%? तो देखिएगा 9.37। चलिए 8 कर लें, 2 डेसिमल प्लेस पे ना मैं राउंड कर रहा हूँ अब। जी कितना आ गया? ठीक हो गया ये पॉइंट भी। थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। 7.03 21.09। अच्छा, अब ये ना 2-3 अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने यही पॉइंट डाला है। वो कहता है एंड पे इसकी वैल्यू इतनी बचेगी जितनी इसकी कैरिंग अमाउंट। तो अब उस कैरिंग अमाउंट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पे आखिरी साल भी रेट लगाना पड़ेगा। लेकिन कई दफ़ा ना एग्जामिनर आपको इस तरह भी कह सकता है कि जी चौथे साल के एंड पे ये 10 का बिक जाएगा, यानी उसकी स्क्रैप 10 होगी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चौथे साल की डेप्रिसिएशन रेट से ना निकाला करें, 10 माइनस करके ओवर एंड अबव जो फिगर उसको डेप्रिसिएशन शो करा दिया करें। इसका फायदा ये होता है वर्किंग शॉर्ट हो जाती है। वरना अगर आप रेट से निकालोगे ना, हो सकता है वो वैल्यू बच जाए 15, अब वो बिक 10 की रही है, फिर मैं आपको कहूंगा लॉस ऑन डिस्पोजल निकालो। तो डेप्रिसिएशन प्लस लॉस शो तो दोनों ने एक्सपेंस ही होना था, तो डबल वर्किंग करना पड़ जाती। इसलिए उसे बचने का तरीका ये होता है कि अगर कभी उसने बताई हो ना कि रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, तो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन रेट से ना कंप्यूट करें, बल्कि ओवर एंड अबव स्क्रैप जितनी फिगर हो उसको डेप्रिसिएशन शो करा दें। देखिए, मैं डेप्रिसिएशन के नाम से लिखूं तो भी एक्सपेंस, मैं लॉस के नाम से लिखूं तो भी एक्सपेंस, तो मुझे तो प्रॉफिट की फिगर ही चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग इस तरह टाइम बचा जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसने चेंज ही अलग कर दिया, उसने स्क्रैप दी नहीं। कहता है चौथे साल की डेप्रिसिएशन के बाद जो बुक वैल्यू बचेगी उतनी ही स्क्रैप। तो अब मजबूरन चौथे साल की भी डेप्रिसिएशन निकालें रेट से। 5.27 तो 5.27 माइनस करें तो 15.82। तो उसने कहा कि जो बस बुक वैल्यू बची इतने का ये बिकेगा। तो सबसे पहले ना आप लोग वर्किंग के अंदर ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लिया करें। अच्छा, अब कुछ वर्किंग्स मुझे मजीद करनी पड़ेंगी क्योंकि इस क्वेश्चन का डेटा उसने कुछ इस तरह का दे दिया। तो अब मैं लेआउट बनाता जाता हूं, फिर साथ साथ सब वर्किंग उसकी करता जाऊंगा। कितने साल लाइफ थी प्रोजेक्ट की? तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ईयर 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अगर कभी एग्जामिनर कहता है ना अगले साल टैक्स पे होता है, तो 5वां भी बनाना था क्योंकि चौथे का टैक्स कब जाना था? 5वें में। अच्छा, ICAP के स्टडी टैक्स में ना एरर है 1-2 क्वेश्चंस में। उसने कहा था टैक्स में देते हो अगले साल, तो फिर चौथे का टैक्स कब देना चाहिए? उसने चौथे का भी चौथे में लिख दिए।
तो इस तरह नहीं होता, ये प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो रही है, आपकी कंपनी बंद होने तो नहीं जा रही, ठीक है, तो अगले साल टैक्स में उसकी एडजस्टमेंट डलेगी। तो ये एक दो क्वेश्चन में आई कैप के ना सॉल्यूशंस में एरर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको फॉलो करें और अपना कॉन्सेप्ट गलत कर लें। वो अगर अगला साल बनता है तो अगले साल में आएगा कैश फ्लो। अच्छा, अब ये तो हो गए ईयर्स। आपको भी मैंने क्या गाइड किया था कि कैश फ्लो या इसमें लिखते वक्त क्या पॉइंट पहले ज़हन में रखना है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस आए, क्योंकि हमें प्रॉफिट की फिगर चाहिए, उस पर टैक्स लगाना है। अच्छा, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने दी थी, क्या फिर लिखूं? नहीं, इसको नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद डिमांड आपको उसने बताई है, ठीक है। अब डिमांड से तो यूनिट पता चल रहे हैं, प्रिंसिपली उनकी सेल्स मुझे चाहिए, उनकी कॉस्ट चाहिए। एग्जामिनर ने आपकी आसानी के लिए क्या किया? कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो इसलिए डायरेक्टली ना मैं इधर लिखूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ, वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी, वो भी बाद में देखता हूँ, तो मैं ज़रा हेडिंग्स पहले एक दफ़ा लिख लेता हूँ। अच्छा, अगले में उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया, वो मैंने अब हेडिंग दे दी है। न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट द प्रेमिसेस रेंटल इनकम। ठीक है, यानी लॉस्ट रेंटल इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी ना। उसके बाद एज पर एग्रीमेंट एडवांस वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो इधर आना चाहिए नहीं। अच्छा, उसके बाद कह रहे प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिसिएशन वो तो आएगी ना। और डेप्रिसिएशन के बाद कह रहा है कि बस ये उसने मेन अभी चीज़ें दी। इसका मतलब मैं जब यहाँ तक का काम कर दूंगा क्या निकलेगा? प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट में मैं लगाऊंगा टैक्स, कितने परसेंट? 20%, 30%। अच्छा, अब जब ये टैक्स लग जाएगा, अब आप लोगों ने क्या करना है? इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है कैश फ्लोज में। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन करना पड़ेगी। और कोई एडजस्टमेंट बन रही है कि नहीं? वो तो कैश फ्लोज आ गया ना, एडजस्टमेंट कोई। यानी वो तो आप लोग मुझे सही कह रहे हो, वर्किंग कैपिटल भी आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अभी मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट में कोई और एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट में ज़रूरत है एडजस्टमेंट की। किस चीज़ की? लॉस्ट रेंटल इनकम। अब वो क्यों नहीं? देखें, उसकी वजह से कैश फ्लो लूज कर रहे हैं ना, है तो रेलिवेंट, लेकिन उसने क्या कहा हुआ था कब मिलता है? एडवांस में। तो प्रॉफिट निकालते वक्त क्या मैं उसको जीरो में लिखूंगा? नहीं, इनकम वो 1 की थी, प्रॉफिट निकालते हुए मैंने 1 में लिखा, लेकिन जब कैश फ्लो बना रहा हूँगा तो उसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा रिवर्सल ऑफ लॉस्ट रेंटल, ठीक है, और फिर दोबारा उसको लिखना पड़ेगा लॉस्ट रेंटल्स को। रिवर्स किस ईयर में करूंगा? 1 2 3 4, जहां लिखा था वहां से सारे रिवर्स, और फिर उनको कहां पे लाके लिखूंगा? 0 1 2 3। ठीक है, इसमें ना कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपने क्या कर दिया। एक्चुअली मसला ये था, जब मैं ऊपर प्रॉफिट निकाल रहा था तो ईयर 0 तो आज का दिन होता है, तो वो इनकम एक्चुअली आज की नहीं थी, वो इनकम थी पहले साल के एंड की, तो इसलिए उसको मैंने इनकम में 1 के अंदर लिखूंगा। लेकिन जब कैश फ्लो बनाऊंगा तो मैं कहूँगा यार वो तो मुझे आज मिल रहे थे पैसे, फिर इसलिए उसको इधर से रिवर्स करके 0 में लिखना पड़ेगा। तो ये वर्किंग हमें इसमें करना पड़ जाती। अच्छा, उसके अलावा बाकी आप लोगों ने मुझे ठीक कहा था कि इधर वर्किंग कैपिटल भी एज अ कैश फ्लो आना चाहिए, और इधर आप लोगों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए।
और तो कोई कैश फ्लो नहीं था। तो यहां से हमारे पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज, और फिर उसी तरह हम निकाल लेंगे फैक्टर, कितना रेट था 10%, फिर उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट। ठीक है, जितने भी कैश फ्लोज हैं ये आप ले रहे हैं रुपीज इन मिलियन। ये मैंने इसके कैश फ्लोज का एक लेआउट बना लिया कि कौन कौन सी फिगर चाहिए। अब आ जाते हैं वर्किंग्स के ऊपर। देखिए डेप्रिसिएशन की फिगर मैं निकाल चुका हूं, चलो उसको पहले नोट कर लेते हैं। वर्किंग 1, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितना बनी 12.5, अगले साल की 9.38, उससे अगले की 7.03, उससे अगले की 5.27। रिवर्सल में अब इनको रिवर्स भी तो करना है ना आगे, ठीक है। इसी तरह वर्किंग 1 का इसको रेफरेंस दे दें, तो ये है जी 12.5, 9.38, 7.03, 5.27। एक्चुअली जितनी फिगर्स आप लोग लिख के आते हैं ना उनके मार्क्स होते हैं। कोशिश किया करें जो फिगर विदाउट वर्किंग निकल सकती हैं उनको भी लिख लें। कौन सी और लिखी जा सकती है? हाँ, मेन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन अब इसमें मसला क्या था, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज भी आ रहा है इसलिए उसकी भी वर्किंग करना पड़ जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 में कितने का आउटफ्लो और आखिरी साल कितने का इनफ्लो। क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाते हैं अदर वर्किंग्स पे। वर्किंग 2, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ईयर है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। पहले हम निकालते हैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसने किस ईयर का बताया हुआ था? हाँ जी, उसने कहा था ईयर 1 का है 100। जब उसने खुद ही कह दिया ये ईयर 1 का है तो क्या इसमें इन्फ्लेशन वगैरह डालने की जरूरत है? नहीं। अगर कभी एग्जामिनर कहता है ना ये करंट प्राइसेस की फिगर मैं दे रहा हूं तो फिर मैंने आप कहना था यार इन्फ्लेशन तो डालने इसमें। अच्छा, उसके बाद उसने आपको क्या कहा था? इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। अच्छा, इन्फ्लेशन डालने का आपने कहा था तरीका क्या होता है? हाँ, यानी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 100 को जब 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा 105 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1.05 से 110.25। इस तरह अगले को देखें 1 तो ये आ गया आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, उसके बाद डिमांड इन यूनिट्स। क्या कहा था उसने? पहले साल कितने यूनिट बिकेंगे? 180,000। हर साल इंक्रीज कितना? तो ये कितना
198,000 आगे 217 800, फिर उसने कहा था कमी आएगी 10%, तो अब इसका 90% ले लें 19 मशीन की जो एनुअल कैपेसिटी है वो 200 मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये भी मैंने लिखी है डिमांड, लेकिन अभी जैसे इन्होंने पॉइंट रेस किया कि कैपेसिटी ऑफ मशीन कितनी है, 2 लाख पर है। वो तो है 2 लाख। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट्स टू बी सोल्ड, कि कितने की यूनिट बेच सकते हो, पहले साल कितने बेचेंगे? 180,000। अगले साल कितने बेच सकते हैं? 198। उससे अगले साल 200,000। क्यों? हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है तो ज्यादा डिमांड है, बना तो नहीं सकते आप। और लास्ट में तो अब अगर आप निकाल लें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, इन मिलियंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले का 18 20.79 20.79 22.05 22.05 22.69 22.69। ठीक है, वर्किंग सबको समझ आ रही? यानी जो चीजें हम लोग पिछले तमाम लेक्चर में एक एक करके पढ़ते हैं, उसने एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ डाला है, और फिर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये डाल दिया कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, डिमांड बढ़ गई है, इन चीज़ों को भी ख्याल रखना। अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन, पहला कंट्रीब्यूशन कब लिखेंगे? हाँ, अब जरा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि पहले मैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो जिस ईयर की इनकम या एक्सपेंस है उसमें लिखिएगा। तो इसका ना जीरो में तो नहीं आएगा, इधर आ गया आपका 18, नेक्स्ट 22.7, 20, नेक्स्ट 22.05 जी, नेक्स्ट 22.69 ये आप लोगों ने वर्किंग नंबर 2 में किया। जी समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब आ जाए रेंटल इनकम। बेशक एडवांस में मिलती थी, पहली इनकम किस ईयर की थी? 1 की, तो 1 के हिसाब से लें। उसने क्या कहा था, कितना रेंट था? 1.8 मिलियन पर है। कौन सा पॉइंट था? 4। अच्छा, 1.8 मिलियन। इसका मतलब पहले साल जब आपने फोरगो किया, वो 1.8 फोरगो किया, 1.9 इसमें इन्फ्लेशन थी ना 7%। अच्छा, तो अगली आपने कहा कितना आया? 1.926। चलें फिर 3 कर लें, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस पर सारी वैल्यूज ले रहे हैं ना। 2.06, 2.21। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से ये इनकम कम हुई। जब इनकम कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो फिर टैक्सेस भी कम बनेंगे। जी, अब प्रॉफिट निकाल सकता हूं, देखिएगा। दूसरा लिखिए 9.48 3.7 12.96 इसके
14.21. अच्छा अभी तो देखें, मैं पहला क्वेश्चन था ना, तो वो आप लोग इकट्ठी फिगर्स निकालते जा रहे हो, वरना इन्हीं पे तो टैक्स लगना है। तो एक दफ़ा जब ये फिगर कैलकुलेट कर ली तो साथ ही 30% लेकर टैक्स की फिगर निकाल लें, ठीक है, टाइम बचेगा ना, वरना अब दोबारा आपको ये फिगर इनपुट करके फिर 30% लेना पड़ेगा। तो जब ये निकली थी साथ ही इंटू 0.3 कर लेते। तो बहरहाल आप देखिएगा कितना आता है, 1.11, Yes, sir. 2.84, 3.88, 4.56. 56। Yes. ठीक है, अब ये देखिए टैक्स निकल आया था। जब टैक्स निकल आया था तो आपका ने कहा था इसको कन्वर्ट कर लें कैश फ्लो में, डेप्शन हमने रिवर्स कर डाली। आपका ने कहा था रेंट को भी रिवर्स करें, क्योंकि हमने लिखा 1 में है लेकिन वो मिला 1 में नहीं था, ठीक है। तो अब ये जो रेंटल इनकम है ना, पहले इनको तो रिवर्स करें ना, 1.80, 1.93, 2.06, 2.21, और अब ये जिस ईयर के हैं उधर का नुकसान शो कराएं, ठीक है। ये ईयर 0 में मिलना था, अब नहीं मिलेगा, तो इसको आउटफ्लो 0 का शो कराएंगे, ठीक है। 1.8, 1.93, 2.06, 2.2, ठीक है। सिर्फ ये टाइमिंग की वजह से इस तरह करना पड़ा, वरना देखें फिगर तो वही मैं लिख रहा हूं। वर्किंग कैपिटल, अब इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ईयर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ईयर 1 के स्टार्ट में कितना चाहिए, 10 मिलियन। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज था डिक्रीज था, कितने %? अच्छा, इसका मतलब फिर ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12.1, 13.31, ठीक है। ये मैंने ईयर वाइज बनाए, अभी कैश फ्लो नहीं बनाए, इतना इतना यानी बनता है। अच्छा, कब वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो पहली दफा होगा, 0 में। तो इसको 0 में कितना लिखूंगा, 10 का आउटफ्लो जी। 1 में क्या, 1 का आउटफ्लो, देन 1.1 का आउटफ्लो, देन 1.21 का आउटफ्लो, और लास्ट में 13.1 का इनफ्लो। ठीक हो गया यहाँ तक? 61.8. 13.96. पॉजिटिव है? Yes, yes. Year 3 के 14.7. 14.7, 75. 75 पॉजिटिव। Positive. और -25.9. कौन सा वाला? Last year. माइनस में 25.9. 14.793. Yes, sir. 3 का क्या है, Yes, sir. ये वाला यानी। नहीं, ये सही है. तो ये वाला देखें फिर आप, गलत है कितना, 31.11.
444 पॉजिटिव। ठीक है, अब बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब आपने देखा इन्फ्लेशन भी आ गई, टैक्स भी आ गया और वर्किंग कैपिटल भी आ गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी अटेम्प्ट है आपकी स्प्रिंग 2015। ठीक है, ये जो डायमंड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों ने एक दफा ट्राई करना है। कोशिश कीजिएगा पहले ये वाला क्वेश्चन दोबारा घर में खुद करें, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो, उसके बाद उसको आप देखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह एक तो डिस्कस करेंगे कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है, और आईआरआर और एनपीवी का कंपैरिजन भी देखेंगे, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, और इनकी फर्दर प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू जी।